गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज खानपुर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे मित्रों विधायिका केंद्र सरकार के संबंध में हम पढ़ने जा रहे हैं संसद और संसद से भी रीट 2025 के अंतर्गत सिलेबस में मेंशन है, तो प्रश्न आने की संभावना है मित्रों। तो ध्यान से रिवीजन करते हैं। एक फास्ट क्विक रिवीजन लेकर मैं आया हूँ। चलिए करते हैं बात व्यवस्थापिका की। अगर बात करें, देखिए संसद व्यवस्थापिका को हम देखो केंद्र में संसद कह सकते हैं, विधायिका कह सकते हैं, ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल भी कह सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहली बात तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के बारे में जो भी प्रावधान है उन सारी बातों का उल्लेख किसके अंतर्गत है, 79 से 122 अनुच्छेद और संविधान का भाग 5। ये याद रख लेना। संसद का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, 5 में है, और अनुच्छेद 79 से 122 तक। अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि भारत की एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग तरीके से पढ़ने का विचार करते हैं। देखिए अगर हम बात करें लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 यानी कि लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा की संरचना है अनुच्छेद 80 में, ठीक है। तो 81 लोकसभा और 80 राज्यसभा। उपनाम याद रख लेना। उपनामों में लोकसभा को प्रथम सदन, तो द्वितीय सदन राज्यसभा को कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं तो उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। जनता का सदन लोकसभा को, राज्यसभा को राज्यों का सदन। लोकप्रिय सदन लोकसभा, तो राज्यसभा को अलोकप्रिय सदन कह दिया। शक्तिशाली सदन है अपेक्षाकृत किससे, राज्यसभा से, तो इसको कह दिया बुद्धिजीवियों का सदन। और एक चीज़ याद रखना, लोकसभा अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है, ये याद रख लेना। आगे चलते हैं। सदस्य संख्या की अगर बात करते हैं तो अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है लोकसभा में 550 हो सकती है वर्तमान के हिसाब से, और अधिकतम राज्यसभा में हो सकती है 250, ठीक है। अब यह 550 क्यों, वैसे 552 हुआ करती थी, मगर 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के जो व्यक्ति थे उनका रिजर्वेशन एक तरीके से 104वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत हटा दिया गया। इस वजह से अधिकतम अब कितनी हो सकती है, 550, और वर्तमान में जो है वो है 543। 543 सीटों पर क्या हुए हैं लोकसभा के चुनाव, 18वीं लोकसभा के। इधर वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 245। याद रखना, देखो 104वां संविधान संशोधन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 2019 में मोदी सरकार द्वारा किया गया और प्रावधान किया गया कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय था उसके लिए 2 पद आरक्षित रखे जाते थे, उनको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। और याद रखना है कि ST/SC अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण था वो 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है, तो ये याद रख लेना। अगले स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हम वर्तमान में राज्यों से अगर निर्वाचितों की बात करें, लोकसभा में राज्यों से कितने कैंडिडेट निर्वाचित होते हैं, 524, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होते हैं, 19। उसी प्रकार हम राज्यसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्य 228, केंद्र शासित से 5 और 12 होते हैं मनोनीत, ठीक है। मनोनीत 12 सदस्यों को राज्यसभा में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, याद रख लेना, कौन करता है, राष्ट्रपति। और वो व्यक्ति कौन होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, ठीक है, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में एक तरीके से उन्होंने एक बहुत महारत हासिल कर रखा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 व्यक्ति जो होते हैं उनको संसद में क्या करता है, मनोनीत करता है, तो ये याद रख लेना। तो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। चुनाव लड़ने की योग्यता और आयु की बात करें तो लोकसभा में न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष और राज्यसभा में न्यूनतम आयु होती है मित्रों 30 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो गलती नहीं करना है, 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, इसलिए उसकी आयु न्यूनतम कितनी मानी जाएगी, 25। योग्यता तो देखो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, सेम ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों की योग्यताओं में केवल उम्र का अंतर है, वर्ष, ठीक है। लोकसभा में 25 हैं और राज्यसभा में कितना है मित्रों, 30 वर्ष है, याद रखना। चुनाव की अगर हम बात करें मित्रों तो इसका जो चुनाव होता है लोकसभा का प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब जनता खुद
अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र से चुन करके भेजती हैं सीधे ही। किसके आधार पर? नागरिक वैश्य मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा करते हैं। वैश्य मताधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के, ये गलत है, अनुच्छेद 326 में है। कितने हैं? अनुच्छेद 326 में। ये गलत है मित्रों, याद रख लेना। अनुच्छेद 326 में वैश्य मताधिकार का उल्लेख है। इधर राज्यसभा की बात करें तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सीधी जनता राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं करती, जबकि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं यानी कि जनता अपने विधायकों का चुनाव करती है और वो विधायक किसका चुनाव करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का। यानी अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो कौन होते हैं? विधायक ही होते हैं। खुली मतदान प्रक्रिया से, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो याद रख लेना, लोकसभा में गुप्त मतदान प्रक्रिया है, जबकि राज्यसभा में खुली मतदान प्रक्रिया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना कि पहले जो वैश्य मताधिकार की आयु थी वो 18 वर्ष से ज़्यादा थी, परंतु 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1989 में भारतीय संविधान में किया गया और मत देने की जो न्यूनतम आयु, वैश्य मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी है? 18 वर्ष कर दी है। ये संशोधन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन रीट में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस संशोधन के तहत वैश्य मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन याद रखना मित्रों। निर्वाचन की विधि लोकसभा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी बहुमत प्रणाली, यानी कि जिसको सर्वाधिक मत मिलते हैं वही विजयी होता है, उसे कहते हैं हम द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। उसी प्रकार राज्यसभा में देखो दूसरी प्रणाली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। आगे चलें, कार्यकाल की बात करें मित्रों लोकसभा के, तो सामान्य कार्यकाल आप जानते हो 5 वर्ष होता है, ठीक है। और राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, क्योंकि आपको पता है राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, भंग नहीं होता, केवल इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, याद रख लेना, भूलना नहीं है। और लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर भी देखिए समय से पूर्व लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 ये कहता है मित्रों कि अगर प्रधानमंत्री इस प्रकार की सलाह राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 85 कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। फिर अनुच्छेद 85 का क्लोज 2 क्या कहता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया भी जा सकता है, परंतु एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। और ऐसा इतिहास में एक बार हुआ मित्रों, वो किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लोकसभा का कार्यकाल मित्रों 1 वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 वर्ष कर दिया। फिर से मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और 44वें संविधान संशोधन 78-9 के तहत फिर से लोकसभा का कार्यकाल घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाता है। तो याद रखना कब कार्यकाल बढ़ाया गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 वर्ष। अब बात करें देखो राज्यसभा की, तो कार्यकाल कुछ नहीं है, सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। तो इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवा पूर्ण कर लेते हैं, यानी कि रिटायरमेंट हो जाते हैं और उनके स्थान पर अन्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। तो निर्वाचित सदस्य कितने? 1/3 प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे? रिटायरमेंट हो जाएंगे और उनके स्थान पर दूसरे निर्वाचित कर लिए जाएंगे। उसी प्रकार इसमें कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो मनोनीत सदस्य पता है आपको 12 होते हैं, तो उनका 1/2 मतलब कि आधा प्रति 3 वर्ष बाद सेवा पूर्ण करता है, यानी कि मनोनीत सदस्यों के आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर दूसरे सदस्यों का मनोनयन कर लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं सदस्यों की शपथ, यानी सांसदों की शपथ की बात करें तो संविधान कहता है कि इनको शपथ दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की, मगर राष्ट्रपति किसी दूसरे व्यक्ति को भी शपथ दिलाने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। देखो व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति किसी वरिष्ठ व्यक्ति को शपथ दिलाता है और उसे अन्य व्यक्तियों को शपथ दिलाने का कार्य सौंपता है, ठीक है। दूसरा उसे स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति का कार्य भी सौंपता है। तो वो अस्थायी अध्यक्ष जो व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा
एक तरीके से शपथ दिलाने के लिए, या राष्ट्रपति ने उसे पहले शपथ दिला दी है, अन्य व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया है, या फिर अन्य व्यक्तियों के वो स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियुक्त किया है, तो उस व्यक्ति को अगर देखा जाए तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, ये याद रखना। जब नवगठित लोकसभा का चुनाव होता है, नवगठित लोकसभा चुन करके आती है, तो उस समय किसी वरिष्ठ व्यक्ति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और उसी को अन्य सदस्यों की को शपथ दिलाने का कार्य सौंपता है और स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति का कार्यभार भी सौंपता है। तो जो व्यक्ति वरिष्ठ है, जिसे शपथ दिलाई गई है राष्ट्रपति के द्वारा, तो याद रखना उसी को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है। और 18वीं जो लोकसभा के अभी चुनाव हुए हैं, उसमें देखो प्रोटेम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि मेहताब है। और ये प्रोटेम स्पीकर का जो प्रावधान 95 क्लोज 1 के तहत है अनुच्छेद में, तो ये याद रख लेना। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे? भर्तृहरि मेहताब, यही वरिष्ठ व्यक्ति थे। ठीक है, तो याद रखना। एक चीज़ और याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तो कौन तय करता है? राष्ट्रपति। ये भी याद रख लेना, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, ये तारीख कौन तय करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन करेगा? भाई लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा। ठीक, चले अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ देखिए, पदाधिकारी की बात करें तो लोकसभा में कौन पदाधिकारी होते हैं लोकसभा में? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन हो सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी है। इधर देखो, राज्यसभा में अगर सभापति की बात करें तो हमारा उपराष्ट्रपति जो होता है वही क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे जगदीप धनखड़। उपसभापति की बात करें तो वर्तमान में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। एक चीज़ और याद रखना साथ में ही कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु वो राज्यसभा का क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता। ये याद रखना। पदाधिकारियों के चुनावों की बात करें तो देखना, ये लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव स्वयं लोकसभा के सदस्य स्वयं करते हैं। ठीक है, एक को अध्यक्ष चुनते हैं और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। उसी प्रकार अगर राज्यसभा में बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव, ध्यान रखना, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर करते हैं, जबकि उपसभापति का चुनाव कौन करते हैं? सदन के सदस्य ही अपने में से करते हैं। तो ये याद रख लेना। उपराष्ट्रपति तो आपको पता है कि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए इसका चुनाव तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी कि मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य का चुनाव करते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। जबकि दूसरा पदाधिकारी इसमें होता है उपसभापति। तो उपसभापति का चुनाव खुद राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब हम शपथ की बात करते हैं, पदाधिकारियों की शपथ की। तो पदाधिकारियों की शपथ की अगर बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कोई शपथ नहीं है भाई, याद रखना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती, वो केवल संसद के सदस्य होने की ही शपथ लेते हैं, यानी सांसद की ही शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की। उसी प्रकार देखो, सभापति व उपसभापति की तो कोई शपथ नहीं है, किंतु उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, क्योंकि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर पद की बात करेंगे, सभापति और उपसभापति की कोई शपथ होती है तो नहीं होती, याद रखना। केवल सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये याद रखना। अब पदाधिकारियों के कार्यकाल की अगर बात करते हैं मित्रों, पदाधिकारियों के कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो कार्यकाल में देखो कोई कार्यकाल नहीं है भाई, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोई कार्यकाल नहीं है, नवगठित लोकसभा तक वो पद पर बने रहते हैं। अब कुछ पॉइंट भी याद रखने हैं आपको। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कब तक रहेंगे? जब तक वो सदन के सदस्य हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है तो उसकी सूचना उपाध्यक्ष सीधे राष्ट्रपति को देता है। उसी प्रकार अगर उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपता है तो उसकी सूचना अध्यक्ष राष्ट्रपति को देता है, ये याद रखना। इधर देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
यहाँ देखो सभापति की अगर बात करें तो सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। जबकि उपसभापति का कोई कार्यकाल नहीं है, वो भी सदन का सदस्य रहने तक ही पद पर बने रहता है। और उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देता है। और आपसे अगर पूछे कोई उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है तो सीधी सी बात है, किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसको देगा उपराष्ट्रपति त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। आगे देखिए, अगर पदमुक्ति की बात करें यानी पद से हटाने की अगर बात करते हैं तो लोकसभा सदस्य पदमुक्ति संकल्प प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। किसको? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। परंतु उन्हें हटाने से पहले 14 दिन पूर्व क्या देनी होगी? सूचना। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने की है, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर सभापति उपसभापति को हटाने की है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना, सदस्य पदमुक्ति संकल्प पारित करके हटा सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, मगर सूचना कितने दिन पहले देनी होगी? 14 दिन पहले देनी होगी। अब अगर लोकसभा में पदाधिकारियों का पद रिक्त हो जाए, ठीक है, पदाधिकारियों मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भरा ही नहीं जाए, तो ऐसी स्थिति में जब लोकसभा की बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसके संबंध में हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 95 का क्लोज 1 ये कहता है कि अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो भाई देखो उपाध्यक्ष कर लेगा सदन की अध्यक्षता, और अगर दोनों का ही पद रिक्त है तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वो ही लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अब दूसरा एक और प्रश्न बनता है आपके सामने अनुपस्थिति के आधार पर, यानी कि पदाधिकारियों का पद तो भरा हुआ है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष भी नियुक्त कर लिया गया है, अध्यक्ष का चुनाव भी कर लिया गया है, उपाध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया गया है, और ऐसी स्थिति में वो अनुपस्थित रहते हैं, तो उस कंडीशन में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ आप देखो 95 क्लोज 2, अनुच्छेद 95 क्लोज 2 क्या कहता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति है, अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष सदन की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। पर दोनों ही अनुपस्थित है, ठीक है, दोनों ही क्या है? अनुपस्थित है, तो लोकसभा द्वारा निर्धारित सदस्य उसकी अध्यक्षता कर लेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा में एक सभापतित्व करने के लिए लोकसभा का एक पैनल का गठन किया जाता है, जिसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं पैनल में। ठीक है, अगर पैनल का गठन किया गया है तो इन 10 सदस्यों में से जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो इन 10 सदस्यों में कोई एक व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, और अगर पैनल का गठन नहीं किया गया है तो लोकसभा जिसको डिसाइड करेगी, ठीक है, लोकसभा के सदस्य जिसको चाहेंगे वो ही क्या करेगा? सदन की अध्यक्षता करेगा। तो यहाँ दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो पद रिक्त होने की स्थिति में अलग परिस्थिति होती है और अनुपस्थित होने की स्थिति में अलग प्रावधान है। अगर पद रिक्त है, भरे ही नहीं गए, तो ऐसी स्थिति में देखो अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है और उपाध्यक्ष का भरा हुआ है तो उपाध्यक्ष कर लेगा, और दोनों का ही पद रिक्त है तो फिर राष्ट्रपति जिसको चाहेगा अध्यक्ष बना सकता है लोकसभा का, ठीक है, नियुक्त कर सकता है बैठक के लिए। उसके बाद अगर अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि पद तो भरा हुआ है, अध्यक्ष का भी भरा हुआ है और उपाध्यक्ष का भी, अब ऐसी स्थिति में देखो अध्यक्ष अनुपस्थित रह गया तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की बैठक बुलानी है तो उपाध्यक्ष, ठीक है, सदन की अध्यक्षता कर लेगा। मगर दोनों ही भाई साहब नहीं आए, अध्यक्ष साहब भी नहीं आए, उपाध्यक्ष साहब भी नहीं आए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? देखो ऐसी परिस्थिति में यह होगा कि लोकसभा के सदस्य जिसे चाहेंगे उसको लोकसभा की अध्यक्षता करने का कार्यभार सौंप सकते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा में इन परिस्थितियों का सामना होता रहता है, इस वजह से एक सभापति पैनल का गठन किया जाता है। और सभापति पैनल का गठन किया जाता है तो उस सभापति पैनल में लगभग 10 लोग होते हैं, तो जब अध्यक्ष अनुपस्थित है और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में इन 10 पैनल के लोगों में से कोई एक व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, नोट डाल के मैंने लिखा है कुछ। आज उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के अधीन नहीं है, ध्यान रखना, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है, वे केवल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। ये ध्यान रखना, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो अपने आप में स्वतंत्र पद हैं, स्वायत्त पद हैं, ठीक है, और वो केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, न कि अध्यक्ष के प्रति। तो ये याद रखना।
यदि उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का क्या बना दिया जाता है, सदस्य बना दिया जाता है, तो कुछ समय के बाद वो स्वतः ही क्या बन जाता है, उसका अध्यक्ष बन जाता है। तो ये भी याद रखना, अगर किसी उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है तो कुछ समय बाद वो स्वतः ही उस समिति का क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, कोई मुद्दे पर मत बराबर रह जाएं, सदन में किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है, मतदान प्रक्रिया प्रारंभ है, मतदान प्रक्रिया कराई जा रही है पक्ष और विपक्ष में, तो ऐसी स्थिति में मत बराबर रह जाएं, यानी कि पक्ष में भी और विपक्ष में भी दोनों सेम अंक आ जाएं, यानी सेम डिजिट आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, जो अध्यक्ष होता है यानी कि पीठासीन अधिकारी उस सदन का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वो सामान्य मत नहीं देता उस परिस्थिति में, केवल क्या देता है, निर्णायक मत देता है। कौन देता है, अध्यक्ष। और यहाँ पर देखो, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, सभापति करता है। और सभापति कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति को, अगर राज्यसभा में वोटिंग होती है तो उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है, सामान्य मत देने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष है। तो ऐसी स्थिति में जब मत बराबर रहते हैं किसी मुद्दे पर, ठीक है, किसी मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के मत बराबर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। ये याद रखना। दूसरी बात यह है कि अगर पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष के खिलाफ, ठीक है, पदमुक्ति प्रस्ताव लाया गया है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, अध्यक्ष ना तो वो पीठासीन अधिकारी रहेगा और ना ही वो निर्णायक मत देगा। ये याद रखना। अगर संसद की बैठक बुलाई गई है, उस समय मतदान प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और उससे पहले अध्यक्ष के खिलाफ सदन में पदमुक्ति प्रस्ताव लाया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के पद पर कार्य नहीं करेगा, उसके स्थान पर उपाध्यक्ष कर लेगा। ठीक है, तो ना तो वो पीठासीन अधिकारी रहेगा, और ऐसी स्थिति में जब मत बराबर रहते हैं, जब पीठासीन अधिकारी अगर वो नहीं है तो वो निर्णायक मत भी नहीं देगा। परंतु ये याद रखना, जब वो निर्णायक मत नहीं देगा तो वो सामान्य मत में भाग लेगा, सामान्य मत दे सकता है और लोकसभा की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो दोबारा देख लीजिए, यदि पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष के खिलाफ पदमुक्ति प्रस्ताव लाया गया है, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे और ना ही निर्णायक मत देंगे। वे साधारण मत दे सकते हैं तथा सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य यानी एक क्षेत्र से एक व्यक्ति ही चुन करके जाएगा, एक संसदीय क्षेत्र से। उसी प्रकार अगर राज्यसभा की बात करें तो ये बहुसदस्यीय है, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, तो प्रत्येक राज्य से जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ही चुन करके जाएं, एक से अधिक व्यक्ति चुनकर जा सकते हैं, इसलिए इसे बहुसदस्यीय कहा गया है। कोरम या गणपूर्ति की बात करें तो गणपूर्ति का मतलब यह है कि प्रतिदिन संसद में लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक होते हैं। तो ये कोरम कितना है, लोकसभा का भी 1/10, गणपूर्ति और राज्यसभा का भी 1/10। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने पूरे व्यवस्थापिका संसद के बारे में एक क्विक रिवीजन किया। जय हिंद, जय भारत।